चेंज कर लेते हैं इसको। सबसे ज्यादा स्पेन में हो रहा है। और इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया अगर बात करें एरिया के हिसाब से तो हम सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और 7% हमारे यहाँ पे जो टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन है उसका 7% होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया रैंक सेकंड, ठीक है। तो इंडिया को सेकंड रैंक मिल गई इसमें अभी, तो आप देख सकते हैं। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा? स्पेन है, ध्यान रखना है। इंडिया सेकंड नंबर पे है। और इंडिया जो है वर्ल्ड का 7% अपने यहाँ पे क्या कर दिया, टोटल प्रोडक्शन करती है वर्ल्ड का, ठीक है। इतना याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी देखो ये चीज काफी चर्चा में थी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, तो फटाफट देख लेते हैं। देखो, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इस पद्धति में पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक राजनीतिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्रीय, साधारण शब्दों में सीट कहते हैं हम लोग, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रीय सीट कहते हैं। और इधर क्या होता है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। इसमें जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, इसमें एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसी को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या करते हैं, हम छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और यहाँ पे देखिए आप, कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं एक ही निर्वाचन क्षेत्र से। कई बार तो क्या होता है, जो पूरा कंट्री होता है उसी को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है ना। और मतदाता प्रत्याशी को मत देते हैं और यहाँ पे दल को मत दिया जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। और राजनीतिक दल को प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। तो राजनीतिक दल को प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिसको ज्यादा मतलब कि जैसे किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा वोट मिले हैं तो उसको इलेक्ट कर लिया जाता है ना, सेलेक्ट, मतलब वो निर्वाचन होकर चला जाता है वहां पे। तो आप ये देख सकते हैं, जबकि राजनीतिक दल जो होता है ना, वहां पे क्या होता है, राजनीतिक दल को जितना मत प्राप्त होते हैं ना, उसी के अनुपात में यहाँ पे विधायिका में सीटें मिलती है। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखना। और यह जरूरी नहीं कि विजयी उम्मीदवार को मतों का 50% से अधिक मिले यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जिसको हाईएस्ट मिलता है वो चुन के चला जाता है, 50% मिलना जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे है, यहाँ पे विजयी उम्मीदवार को मतों का बहुमत हासिल होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और ब्रिटेन और भारत ने कौन सी अपनाई है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, ठीक है। और जो अदर कंट्रीज है, जैसे इजराइल हो गया, नीदरलैंड हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पुर्तगाल हो गया, इन्होंने कौन सी अपना रखी है, इन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपना रखी है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई गलती मत करना, क्योंकि इलेक्शन हुए हमारे यहाँ पे, तो हो सकता है पूछा जाए। तो आप देख लेना, इसमें छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है, कई कई इकाइयों में बांटा जाता है निर्वाचन क्षेत्र को। और यहाँ पे एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ही क्या मान लिया जाता है, निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। यहाँ पे केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, इधर एक प्रतिनिधि से अधिक चुने जाते हैं, कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं एक क्षेत्र से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो मत है वो प्रत्याशी को मत देना पड़ता है, और यहाँ पे क्या होता है, दल को मत दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जितने दल को वोट मिले, जरूरी नहीं है कि विधायिका में जो प्रत्याशी गए वो भी उसी अनुपात में जाए, ठीक है। जबकि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, वहां पे दल को जितने वोट मिले उसी अनुपात में वहां पे सीटें मिलती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 50% से ऊपर हो जाए, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता यहाँ पे। और ब्रिटेन और भारत में इसको अपनाया, इधर अर्जेंटीना, पुर्तगाल, इजराइल और नीदरलैंड ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्विप क्यों नहीं हो रहा है? चलो कोई ना, अब देखते हैं। देखिए, ई श्रम पोर्टल है, ये काफी चर्चा में रहा है इस साल। तो एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसको आप पढ़ लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो इसमें क्या है, जो असंगठित कामगार है, ठीक है, उनके लिए है ये। तो आपसे अगर ऑप्शन में दे कि संगठित के लिए, तो अनऑर्गेनाइज्ड जो कामगार जो सेक्टर है, वहां उनके लिए लॉन्च किया गया है ई श्रम पोर्टल, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और इसमें क्या हो रहा है, देखो, ये इसको पूरे भारत में स्वीकार किया जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है पूरे भारत में। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि पूरे भारत में स्वीकार्य है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना, ये साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे कि पूरे भारत में एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो आप आराम से कर दोगे। फिर है PMSBY के तहत दुर्घटना बीमा, इसमें दुर्घटना बीमा का कवरेज भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए, दुर्घटना से हुई हुई मृत्यु और स्थायी रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। देखो, अगर आप विकलांग हो रहे हो या फिर दुर्घटना से आपकी मृत्यु हो रही है, तो आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, ठीक है।
अगर आप आंशिक रूप से विकलांग होने पर आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी मृत्यु होती है या फिर आप स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं तो इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और अगर आंशिक रूप से आप विकलांग हुए तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ तो दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल पे ध्यान रखना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है, ये पूरे भारत में लागू किया गया है। और जो PMSBY है उसके तहत इसमें दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। और दुर्घटना बीमा कितना है, अगर आपकी डेथ हो गई है या फिर ज्यादा दुर्घटना है तो आपको 2 लाख रुपए, नहीं तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत जरूरी है, ये अच्छी खबर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में देखो क्वेश्चन भी आ गया, आपको मैं सोल्व करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए कि ये सॉरी, जैसे स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे संगठित और असंगठित दोनों के लिए, तो नहीं, संगठित के लिए नहीं है, ये असंगठित के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये कह रहा है 10 लाख रुपए का बीमा, नहीं, हमें पता है 2 लाख और 1 लाख की व्यवस्था थी। तो 2 लाख तो हमने देखा था कि अगर मतलब मृत्यु हो जाती है या फिर स्थायी दुर्घटना, स्थायी दिव्यांगता वाला सीन होता है तो 2 लाख मिलते हैं, नहीं तो 1 लाख मिलते हैं अगर आंशिक वाला है तो। ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो बस इसी तरीके से करना है आपको वहां भी। बिल्कुल आपको याद करवाया जाएगा सारी चीजें, आप बस बने रहना, फटाफट करवा देंगे हम आपको जितना भी है करंट में जो भी चीजें आपकी रही है। तो देखिए रामसर साइट से इन पे एक वीडियो बाद में बना देंगे अगर टाइम मिला तो, नहीं तो आप इनको खुद से भी पढ़ लेना। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स की बात कर लेते हैं। देखिए ये काफी अच्छी न्यूज है, और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे भी काफी अच्छा लगा कि आप भी एक बार इसको देख लो, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ पे हमारे, तो राइस कहाँ पे हो रहा है, हमारे वेस्ट बंगाल में हो रहा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, देखिए उस साइड लोग चावल खाते भी है ना, तो आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल में राइस, साउथ में भी खूब खाते हैं लोग, वेस्ट बंगाल में भी चावल जो है सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्रोड्यूसर है। और व्हीट ये तो हमें पता ही है, यूपी में होता है ना, गेहूं यूपी में हो रहा है। शुगर कैन भी यूपी में है। और आप देखो ग्राउंड नट जो है ना, ये गुजरात में हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ क्लू भी मिल रहा है, जी से आप जी मिला देना, ग्राउंड से जी। ठीक है, तो आप वैसे याद कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट याद रखना है इसको कि ग्राउंड नट कहाँ पे होती है, गुजरात में होती है। कॉटन भी गुजरात में होती है। ठीक है, तो कॉटन का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन है, गुजरात है। ठीक है, और सोयाबीन MP में हो रही है, आप ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में हो रही है। ठीक है, तो सोयाबीन का आप ध्यान रखना, सोयाबीन कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में, कॉटन गुजरात में, ग्राउंड नट गुजरात में होती है, शुगर केन यूपी में हो रही है, व्हीट यूपी में हो रहा है, और वेस्ट बंगाल में राइस हो रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे यहाँ पे, और कई बार स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये चीज यहाँ पे हो रही है, तो मोटा मोटा आइडिया रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देख लेना आप थोड़ा सा, ये भी काफी अच्छी खबर है। जो महाराष्ट्र है, गेयर्स अप फॉर टाइगर ट्रांसलोकेशन क्याई टू सह्याद्री रिजर्व इन बिडे रिवाइव नंबर। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इसमें देखिए ताडोवा अंधेरी टाइगर है, ताडोवा अंधेरी टाइगर है। और द महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज गेयरिंग अप फॉर, देखिए इसमें थोड़ा सा ये धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप थोड़ा सा टाइगर जो है उनके ऊपर एक बार देख लेना, आगे आएगा हम वापस इसको वहां पे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी छोड़ते हैं इसको। ये देखिए आप यहाँ पे इसराइल काफी चर्चा में रहा है, जॉर्डन काफी चर्चा में रहा है, तो आप इनका थोड़ा सा देख लेना। देखिए गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पर है, गल्फ ऑफ अकाबा, वैसे आपने मैप सबने कर रखा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, गल्फ ऑफ अकाबा तो देखिए सऊदी अरबिया और इजिप्ट दोनों के बीच में पड़ता है ये। ठीक है, और ऊपर इसके इसराइल है, आप ध्यान रखना, इसराइल हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इधर जॉर्डन है। तो अकाबा की जो खाड़ी है उसकी सीमा देखो कहाँ कहाँ से टच हो रही है, जॉर्डन से हो रही है, इसराइल से हो रही है, इजिप्ट से हो रही है, सऊदी अरब से हो रही है। और ये क्षेत्र काफी चर्चा में रहा है इस बार, तो थोड़ा सा आइडिया रखना आप। ठीक है, इधर से अकाबा आती है, इधर से स्वेज आती है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, तो इसका ध्यान रखना, 2024 में जो आया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 180 देशों में से भारत को मिली है रैंक 159,
है ना। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इसको जारी कर दी है। और प्रेस दिवस जो हमारे विश्व प्रेस दिवस है, 3 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या आती है, प्लेनेट के लिए प्रेस, पर्यावरण संकट के समय पत्रकारिता। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण से रिलेट करके इसकी एक थीम है, तो आप ध्यान रखना इसकी थीम को, प्लेनेट के लिए प्रेस इसकी थीम थी। और इसमें क्या है देखिए, शीर्ष रैंक वाले 3 देश कौन कौन से हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। तो ये तो रहते ही है लगभग, तो इस आराम से याद रह जाएंगे, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, और सूचकांक की रैंकिंग जो है 5 संकेतकों पर आधारित होती है। 5 संकेतक कौन कौन से हैं, तो वही है अपने जो अपन कोई भी ऐसे वगैरह लिखते हैं तो सोचते हैं ना कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विधायी और सुरक्षा, और ध्यान रख लेना आप। ठीक है, विधायी और सुरक्षा, तो आपको ध्यान रहेगा कि इसमें सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाता है और जो विधायी प्रक्रिया है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। भारत 159 पे है, टॉप 3 ध्यान रहेंगे, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। ठीक है, हो सकता है पूछा जाए आपसे। नेक्स्ट, अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी प्री के लिए। जैसे स्पाइस बोर्ड है ना, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है इस बार ये पूछा जा सकता है। जैसे मसाला बोर्ड अधिनियम है ना, 1986 के तहत 1987 में स्थापित किया गया था। तो मसाला बोर्ड जो था, एक्ट कब आया था, 86 में। 86 में एक और एक्ट आया था हमारा, कौन सा आया था बताओ, जो पर्यावरण संरक्षण का एक्ट था वो कब आया था। तो ध्यान रखना आप कि 86 में एक्ट आया था, 87 में इसको स्थापित किया गया था। वो स्पाइस बोर्ड, अब मसालों के लिए कौन से क्षेत्र फेमस है, हमारे साउथ में है ना, केरल वगैरह, केरला वगैरह, ये मसालों के लिए बहुत फेमस है, हमें पता है। तो इसका मुख्यालय भी वहीं बना दिया है हमने, केरला में, कोचीन में। ठीक है, और 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात, संवर्धन और इलायची के विकास के लिए जिम्मेदार स्वायत्त निकाय है। तो 52 जो है अनुसूचित मसालों के निर्यात के लिए और इलायची के विकास के लिए ये एक स्वायत्त निकाय बनाया गया है इसको। तो कौन सा, कैसा निकाय है, स्वायत्त निकाय बनाया गया है इसको। और भारत कोडेक्स एली में मेटेरियस समिति के तहत गठित कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हब्स की मेजबानी और देख सकते, ये इतना वो जरूरी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखना कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वाणिज्य एवं उद्योग